हम बात करेंगे सॉलिड्स की, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और उनकी प्रॉपर्टीज, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स आपकी जो आपने देख रखे हैं, उनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट आप किचन में यूज़ करते हैं, शुगर यानी कि चीनी जो आप किचन में यूज़ करते हो, और एमॉर्फस में आपने देख रखा होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक सबने देखा है, और एक है ग्लास। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में सबसे जो बेसिक डिफरेंस है उनके जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, उसके बारे में। एमॉर्फस सॉलिड्स जो नाम आया वो जर्मन से आया। एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, जिसकी कोई भी फॉर्म नहीं होती है। मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट्स का कोई पक्का नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से वो जो उनकी स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है कि फिक्स्ड है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात करूँ तो ABA, फिर से ABA, एक फिक्स्ड उसमें पैटर्न चलता है, तो इसको बोलते हैं रेंज। रेंज यानी कि कौन सी ऐसी यूनिट है, जैसे पॉलीमर्स में होता है एक यूनिट रिपीट होती है, उसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज कहा जाता है। इनको शॉर्ट रेंज, रेंज जो है वो शॉर्ट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्यों? क्योंकि उनके जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, उसका जो एक सेट बनता है वो रिपीट होता है, सेम सेट रिपीट होता है बार बार, तो इसको कहा जाता है रेंज। और अगर एमॉर्फस की बात करूं तो उसमें जैसे ABC, AAB, AC, कोई रिपीटिशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उस केस में क्या हो जाता है, एक सेट बनने में बहुत लंबा सा एक सेट बन जाता है। आपको एक पूरा सेट बनाने के लिए आपको एक बहुत लंबी आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उनकी रेंज लॉन्ग होती है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम बात करेंगे आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी की। एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब आप उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स में घूमोगे, अंदर घूमोगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन आइसोट्रॉपी में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको जब आप मूव करोगे तो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी वैल्यू सेम आएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो अब हम बात करते हैं एक बार क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उनका जो ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का वो होता है शॉर्ट रेंज, और एमॉर्फस का होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब दूसरा है कि एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जैसे नमक, सॉल्ट, उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अब जैसे शुगर की हम बात करें तो वो इस तरह से क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट की भी एक शेप है। अगर उसके पार्टिकल्स की शेप को हम बात करें तो इस तरह से उनका एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर उसकी शेप होती है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की हम बात करें तो उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, तो उनकी जो शेप है कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। तो ये है इनकी शेप का डिफरेंस कि उनकी कोई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी परफेक्टली कोई शेप होती है, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनकी कोई शेप नहीं होती, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, एक फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जैसे नमक जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं जो आपने देख रखा है, जो नमक है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी शेप अगर आप ध्यान से देखो तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप होती है। लेकिन प्लास्टिक की मैं अगर बात करूँ तो प्लास्टिक में क्या होता है, आप उसको कोई भी फॉर्म दे दो, चेयर बना दो उसका, आप पेंसिल बॉक्स बना दो प्लास्टिक का, आप स्पेक्स के लिए उसका बॉक्स बना दो, तो उसकी कोई एक
रेगुलर शेप तो नहीं है ना, इर्रेगुलर शेप है। तो ये आपको उस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अमॉर्फस की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि पिघलना, जैसे प्लास्टिक की मैं बात करूँ, वो पिघलना शुरू करता है। शुरू में आधा पिघलेगा, फिर कंप्लीटली उसको पिघलते पिघलते, चेयर को ही जला लो आप, उसको जलते जलते टाइम लगेगा, मतलब कंप्लीटली उसको जलते जलते टाइम लगेगा। तो वो क्या हो जाता है, रेंज जो है एक सेट हो जाती है कि इस टेम्परेचर से लेकर इस टेम्परेचर तक वो मेल्ट करता है। लेकिन अगर मैं चीनी, नमक, शुगर को मैं उसको हीट पे रख दूँ, उसको हीट करना शुरू करूँ, तो सारी की सारी शुगर जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं हम क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी यानी कि जब हम उसको कट करेंगे, तो मैंने आपको कहा कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ए बी ए बी ए, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, एफ है ना, तो इसको जब आप कट करोगे तो एक प्लेन सरफेस मिलता है, प्लेन एक स्मूथ सा सरफेस मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शुगर का एक बड़ा सा क्यूब लूँ, शुगर क्यूब्स होते हैं, अगर मैं वो क्यूब ले रही हूँ और उसको मैं एक शार्प एज के नाइफ से काट रही हूँ, मैं कट कर देती हूँ उसको, तो वो क्या होगा, एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। स्मूथ, जिस तरह से आपके फ़ोन की स्क्रीन है स्मूथ, उस तरह का सरफेस मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। लेकिन अगर मैं शीशे को कट करूँ या प्लास्टिक को कट करूँ तो हमें स्मूथ सरफेस नहीं मिलता, उसमें इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं। इस तरह से शीशे को काट के देखो कभी, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसको प्लेन करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये मान लो ए था, ये बी, ये सी, तो प्लेन आ गया, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, फिर से सी प्लेन आ रहा है। इस तरह से क्या होता है कि जो सरफेस है वो इरेगुलर होता है जब हम उसको नाइफ से कट करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एक उनके नेचर की, कैसा नेचर होता है, किस तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो इन दोनों में से एक सॉलिड ऐसा है जिसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, वो है क्रिस्टलाइन। ये है ट्रू सॉलिड, मतलब ये सच में ही सॉलिड है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनकी शेप पता है कैसी होती है, जैसे लिक्विड की होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, उनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। वाटर की ही हम बात करें तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो इरेगुलरली फैले होते हैं हर जगह पे। उसी तरह से जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो भी क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट्स उनके होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स मतलब नकली वाले सॉलिड्स, जो प्रिटेंड करते हैं कि हम सॉलिड्स हैं, लेकिन हाँ वो सॉलिड नहीं होते हैं। या फिर इनका दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड्स, यानी कि जिनको बहुत ठंडा किया जाता है। एकदम से हीट करो, पूरा बॉयल कर दो और विद इन सेकेंड्स उसको एकदम से फ्रीज कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरह के सॉलिड्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो अब हम समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी कैसे काम करते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है मैंने। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मॉर्निंग असेंबली का। स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, उस टाइम पे जो बच्चे खड़े होते हैं वो हाइट वाइज खड़े होते हैं। हाइट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच आई एम टेकिंग हेयर, तो मैं हाइट को कंसिडर कर रही हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब टीचर इस लाइन में फर्स्ट पे जो बच्चा खड़ा होता है वो उसकी हाइट कम होती है, तो टीचर यहाँ से चलना शुरू करता है, तो वो हाइट में एक चेंज ऑब्जर्व करता है। क्या चेंज होता है कि जैसे ही वो इस तरफ को जाता है तो हाइट इंक्रीज हो रही है, और अगर टीचर पीछे वाले, ये जो पीछे टीचर खड़े हैं, अगर ये आगे की तरफ आएंगे तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जब मैं यहाँ से इस तरफ जा रही हूँ तो हाइट इंक्रीज हो रही है, वापस आ रही हूँ तो डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि हाइट्स में चेंज आ रहा है ना। अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है तो हाइट इंक्रीज हो रही है, आगे की तरफ आ रहा है हाइट डिक्रीज हो रही है। अगर इस तरफ को चल रहा है तो हाइट में इंक्रीज में डिक्रीज, लेकिन एक रेगुलर
पैटर्न उसमें होगा हाइट में। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जब टीचर घूम रहा है तो जो हाइट्स हैं यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। पीछे की तरफ गया, हाइट चेंज हो गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरफ को डिफरेंट आई, और अगर वो वापस आगे पीछे से आगे आया तो डिफरेंट आ गई, क्योंकि हाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो वही बात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एप्लीकेबल है कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करोगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो एमॉर्फस सॉलिड के लिए एग्जांपल है लंच ब्रेक का। लंच ब्रेक में क्या होता है कि बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे घूम रहे हैं। अब टीचर आता है, वो यहाँ से घूमना शुरू करते हैं इस तरफ को, तो उनको कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो देखने को नहीं मिला। हाइट, अगेन आई एम टेकिंग हाइट को फिजिकल प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं, तो हाइट जो है इस तरफ को कोई फिक्स नहीं थी। अगर टीचर यहाँ से अब इधर को आए तो तभी भी हाइट में जो बच्चों की हाइट है वो तो रेगुलर है ही नहीं, क्योंकि लंच टाइम में बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, मिक्सअप होते हैं, कोई हाइट के अकॉर्डिंग बैठ के खाना तो खाते नहीं है। तो इधर को आए तो भी, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, बीइंग अ टीचर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मैं एवरेज निकाल दूंगी कि एवरेज हाइट जो बच्चों की थी इस डायरेक्शन में वो कुछ थी, यानी कि एक सिंगल वैल्यू, मान लो मैं लेती हूँ 4 फीट के बच्चे थे इस हाइट पे। अगर इस तरफ को जाऊँ तो भी जो मान लो कि उसकी भी 4 फीट ही आती है, क्योंकि एवरेज हाइट ले रही हूँ मैं, एवरेज तो सिंगल वैल्यू आएगी, यानी कि सेम वैल्यू आएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम वैल्यू देती है इन अमॉर्फस सॉलिड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम और अमॉर्फस सॉलिड का डायग्राम। जिस तरह से अब इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में चलूँ तो यहाँ पे तो सारे के सारे पिंक हैं कलर के, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो भी ग्रीन पिंक। अब ये ज़्यादा हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की। लेकिन अगर अमॉर्फस की बात की जाए तो मैं इस तरफ घूमी तो कुछ मतलब कोई रेगुलर तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन क्या करेंगे, हमें इसकी एवरेज लेनी पड़ेगी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको एवरेज लेके चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो कुछ डिफरेंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो डिफरेंट आ रहा है। तो जब भी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आती है, मैथमेटिक्स को यहाँ पे थोड़ा सा हम बेस बना लेंगे कि उसका हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज में हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आती हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी फिजिकल इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। Okay, so crystalline solids are anisotropic in nature. ठीक है, Ca और Ai दोनों ही वॉवेल्स हैं और Ca जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो Ai जो है यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होंगे। तो ये एक लिंक सा थोड़ा सा बना दिया है। अब crystalline solids are anisotropic in nature. Okay, that is they show different values of physical properties in different directions. Morning assembly. This is because the different arrangements of the particles in different direction. क्योंकि height जो है वो different directions में अलग अलग होगी। क्यों बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ रही थी बच्चों की, तो इसका मतलब है डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर amorphous solids are isotropic in nature. They show same value of different physical properties. Different जो physical properties हैं उनकी different directions में different values होती हैं, same values होती हैं, same values of different अलग अलग physical properties की height size सब तरफ को अलग हो जाता है, सेम हो जाता है एवरेज लेके हम लोग जब करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो उसमें सेटिंग करने में हमें थोड़ा सा
टाइम लगता है तो हम उसको एवरेज लेके चल पड़ते हैं, तो सेम वैल्यू आ जाती है। अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब इरेगुलर अगर अरेंजमेंट्स हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा रखो कि हमें एवरेज लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। डिसऑर्डर मतलब जो अरेंजमेंट्स हैं वो कैसी हैं पार्टिकल्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट्स तो बिल्कुल ठीक होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इस तरह से फिक्स होती है। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर उसमें क्या हो जाता है, ज़ीरो। और अगर मैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डर की बात करूँ एमॉर्फस में, तो उसमें क्या हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाते हैं, उनकी कोई फिक्स्ड तो होती नहीं है। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है, यानी कि कितना डिसऑर्डर है, वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सेम डिसऑर्डर है। मतलब हर तरफ को अफरा तफरी मचा रखी है लंच टाइम में बच्चों ने, तो वो क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। मतलब बच्चे जो है, रैंडमनेस जो है, बच्चे जो हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं। तो किसी भी तरफ को टीचर जा रहा है ग्राउंड में, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम ही है कि हर तरफ को भाई अफरा तफरी मचा रखी है, मुझे नहीं पता कि कौन सी हाइट के बच्चे कहाँ हैं, तो लेट मी टेक एन एवरेज। तो मैं हर डायरेक्शन में वही कंसिडर करके चलूँगी कि इस डायरेक्शन में भी उतनी ही हाइट का एवरेज बच्चे जो हैं उनकी हाइट ये है, इस डायरेक्शन में भी एवरेज हाइट ये है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को। इसके लिए आप बस ये थोड़ा सा अपना स्कूल का कंसेप्ट जो आप प्रेयर और लंच ब्रेक है उसमें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।